हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपकी जो नॉलेज ऑफ आईसीटी की क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें आपका टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसके टाइप्स हैं, उसके फंक्शंस हैं, उन सभी के बारे में इस पूरे वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो एक ही वीडियो में आपका जो टॉपिक है वो कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा एंड चैनल को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन और सभी पोस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से मशीन के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, मतलब जितने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम हो गए, मोबाइल हो गए, उन सभी में ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड होता है और इसी के माध्यम से जो व्यक्ति है वो कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है। इसकी ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम या उपयोगकर्ता के बीच में एक इंटरफेस प्रदान करता है। इंटरफेस का मतलब हो गया जो दोनों चीज़ के बीच में एक पुल का काम कर रहा है। ठीक है, ब्रिज का काम कर रहा है, हार्डवेयर के साथ में भी और एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ में भी। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की गतिविधियों के प्रबंधन और समन्वय और संसाधनों को साझा करने के लिए जिम्मेदार है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पूरे कंप्यूटर को अच्छे से मैनेज करता है और किस पार्ट को कितनी मेमोरी चाहिए, किस पार्ट को कितनी पावर चाहिए, ये सारी जो प्रोसेसिंग है, मैनेजमेंट है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पर चलने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए होस्ट के रूप में कार्य करता है। मतलब जब आप एज ए गेस्ट कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट की तरह आपको वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है जो आप देखना चाहते हैं। ओके, अगर आप MS वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो MS वर्ड आपको प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट के रूप में कार्य करता है। उपयोगकर्ता कमांड द्वारा या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का उपयोग करके OS के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम या उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मानक परिभाषा होगी। एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम फाइलों का एक सेट है, सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के संसाधनों को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर घटकों को कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर घटकों के साथ संचार करने की अनुमति देता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक कंप्यूटर में स्थापित आवश्यक और महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर में से एक है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस क्या होता है? विभिन्न प्रकार के यूज़र इंटरफेस हैं जिनमें से प्रत्येक एक अलग कार्यक्षमता प्रदान करता है। तो यूज़र इंटरफेस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका है कमांड आधारित इंटरफेस। कमांड आधारित इंटरफेस के लिए उपयोगकर्ता को फाइल बनाने, खोलने, संपादित करने या हटाने आदि जैसे विभिन्न कार्यों को करने के लिए कमांड दर्ज करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि शॉर्टकट कीज़ हो गया, ठीक है, उनका यूज़ करना। MS-DOS एंड यूनिक्स, ये दो आपके ऐसे एग्जाम्पल हैं कमांड आधारित इंटरफेस पर कि MS-DOS पे पूरी जैसे कोडिंग होती है CCC की, तो उसमें आपको कोई भी वर्क कराना है तो उसके लिए कमांड देना पड़ती है। ठीक है, उपयोगकर्ता को ऐसे सभी प्रोग्राम या विशिष्ट कमांड के नाम याद रखने होते हैं जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। तो आपको एग्जिट जाना है तो एग्जिट के लिए कौन सी कमांड होती है, एंटर करने के लिए कौन सी कमांड होती है, फाइल एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी कमांड होती है। तो ये सारी कमांड्स कमांड आधारित इंटरफेस के लिए याद रखनी होती हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये बहुत ईजी होता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उपयोगकर्ताओं को आइकन, मेनू और अन्य दृश्य विकल्पों के रूप में प्रोग्राम चलाने या कंप्यूटर को निर्देश करने की सुविधा देता है। ठीक है, ये GUI जो है जिसकी वजह से आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल का यूज़ अच्छे से कर पाते हैं। आइकन आमतौर पर कंप्यूटर पर संग्रहित फाइलों और प्रोग्रामों का प्रतिनिधित्व करते हैं और विंडोज़ उन चल रहे प्रोग्रामों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें उपयोगकर्ताओं ने ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से लॉन्च किया है। ठीक है, तो GUI इंटरफेस कौन कौन से होते हैं?
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उबंटू, फेडोरा और मैकिंटोश शामिल हैं, और भी कई सारे होते हैं। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। टच आधारित इंटरफेस देख लेते हैं। आज स्मार्टफोन, टैबलेट और पीसी उपयोगकर्ताओं को केवल टच इनपुट का उपयोग करके सिस्टम के साथ बातचीत करने की अनुमति देते हैं। जैसे आजकल टच स्क्रीन के मोबाइल सिस्टम चले हैं, तो आपको कोई भी आइकन अगर यूज़ करना है तो आप क्या करते हैं, उस ऐप पर क्लिक कर देते हैं, टच कर देते हैं, और वो आइकन, वो जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। फिर चाहे जो भी है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, जिसे ओएस द्वारा कमांड के रूप में समझा जाता है। जैसे ऐप खोलना, ऐप बंद करना, नंबर डायल करना, ऐप पर स्क्रॉल करना, तो ये सारी चीज़ें आप टच के माध्यम से करते हैं। टच आधारित इंटरफेस वाले लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं एंड्रॉयड फ़ोन, iOS, विंडोज़ 8.1, 10 भी टच स्क्रीन उपकरणों पर टच आधारित इंटरफेस का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो इसको तो आप पहले से ही जानते होंगे क्योंकि आप यूज़ करते आ रहे हैं टच फ़ोन काफ़ी टाइम से, बट GUI को समझना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है आवाज़ आधारित इंटरफेस। आजकल आपने देखा होगा काफ़ी सारे डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं वो मोबाइल का यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो आवाज़ आधारित इंटरफेस के माध्यम से वो अपनी वॉइस का यूज़ करके मोबाइल को, कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं, टाइपिंग तक कर पाते हैं। ओके, आधुनिक कंप्यूटर को सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनमें विशेष आवश्यकता वाले लोग और वे लोग भी शामिल हैं जो कई अन्य कार्य करते समय कंप्यूटर या स्मार्टफोन के साथ बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप कुछ और वर्क कर रहे हैं जो हाथों से लिखने वाला है, तो आप कंप्यूटर को नहीं ऑपरेट कर सकते हैं, तो आप आवाज़ के माध्यम से अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, उपयोगकर्ता आज कंप्यूटर को वांछित तरीके से काम करने के लिए ध्वनि आधारित कमांड का उपयोग करते हैं, जैसे कि iOS सीरी, ठीक है, एंड्रॉयड गूगल नाउ, ओके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 कॉर्टना इत्यादि। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इशारे पर आधारित इंटरफेस। एंड्रॉयड और iOS पर आधारित कुछ स्मार्टफोन के साथ लैपटॉप भी उपयोगकर्ता को हाथ हिलाने, झुकने, आंखें हिलाने और हिलाने जैसे इशारों का उपयोग करके डिवाइस के साथ बातचीत करने की सुविधा देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि फेस लॉक लग जाता है, तो जैसे ही आप अपने मोबाइल के सामने अपना चेहरा लेकर आते हैं, वैसे ही वो फेस लॉक क्या होता है, ओपन हो जाता है। ऐसा ही कंप्यूटर में भी जो ऐसी तकनीकी लाई गई है, यह तकनीकी तेज़ी से विकसित हो रही है और इसमें गेमिंग, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में आवेदन की आशाजनक संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है आपका बूटिंग प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बूट कैसे करता है, कैसे आपके सिस्टम को ऑन करता है, ऑफ करता है। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो ये देखा जाता है कि कुछ प्रारंभिक टेक्स्ट जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। ये फर्मवेयर द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसके माध्यम से? सबसे पहले क्या यूज़ हुआ? फर्मवेयर। बूटिंग निर्देश रीड ऑनली मेमोरी में संग्रहित होते हैं। ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको एक एक लाइन को याद रखिएगा कि बूटिंग निर्देश कहाँ संग्रहित होते हैं? रीड ऑनली मेमोरी में। फिर बूटिंग प्रक्रिया शुरू होती है। बूट करने के बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि रैम में लोड हो जाता है। बूटिंग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको समझ लेते हैं। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो CPU BIOS यानी BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को सक्रिय करता है, जिससे आपके जितने भी इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम्स हैं उनका प्रोसेसिंग होती है कि वो अच्छे से कनेक्ट हैं या नहीं हैं। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो सक्रिय किया गया पहला प्रोग्राम पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। CMOS यानी कि परत धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी के उपयोग करके वह सभी हार्डवेयर की जांच करता है और पुष्टि करता है वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद वह कंप्यूटर निर्माता द्वारा प्रदान किए गए फर्मवेयर बूट स्ट्रैप लोडर के माध्यम से बूट ड्राइव को MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड को पढ़ता है। ठीक है, फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट ड्राइव में रैम में लोड होता है। एक बार निष्पादित हो जाने पर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है और उपयोगकर्ता को एक यूज़र इंटरफेस प्रदर्शित करता है।
तो आप ये समझिए कि जो कंप्यूटर है वो कितने नैनो सेकेंड में वर्क कर रहा है। आपने क्या किया, कंप्यूटर को ऑन किया, इतनी सारी प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने पहला पेज कंप्यूटर का ओपन होकर आता है। उसके पीछे इतनी सारी प्रोसेसिंग होती है, कैसे बूटिंग होती है, कहाँ पर प्रोग्राम्स लोड होते हैं रैम में, रोम में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझ गए। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम कई घटकों से मिलकर बना एक बड़ा और जटिल सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक घटक के पास परिभाषित इनपुट और आउटपुट का अपना सेट होता है। ओएस के विभिन्न घटक ऑपरेटिंग सिस्टम की समग्र कार्य क्षमता प्रदान करने के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। तो क्या क्या कार्य करते हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे है आईओ प्रबंधन। यहाँ पर आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट आउटपुट उपकरणों का प्रबंधन करता है और इनपुट आउटपुट प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। ये कमांड का उपयोग करके इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरेक्शन की अनुमति देता है। ओएस इनपुट डिवाइस से इनपुट स्वीकार करता है और मुख्य मेमोरी में संग्रहित करता है। सीपीयू को इसे संसाधित करने के लिए कहता है और अंत में आउटपुट डिवाइस को परिणाम प्रदान करता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है आपकी, कि आपने इनपुट दिया, उसके बाद सीपीयू में प्रोसेसिंग हुई, फिर आउटपुट आया, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेमोरी प्रबंधन। तो मेमोरी प्रबंधन कंप्यूटर मेमोरी को नियंत्रित और समन्वित करने की प्रक्रिया है जो समग्र सिस्टम प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए विभिन्न चल रहे प्रोग्रामों में मेमोरी ब्लॉक पहुंचाता है। प्रक्रिया प्रबंधन। प्रक्रिया प्रबंधन एक प्रक्रिया के लिए प्रोसेसर यानी सीपीयू आवंटित करता है और जब कोई प्रक्रिया आवश्यक नहीं रह जाती है तो प्रोसेसर को हटा देता है। यह प्रोसेसर के ट्रैक और प्रक्रिया की स्थिति को बचा सकता है। तो किस तरह से प्रोसेस होती है वो प्रोसेस मैनेजमेंट में, और किस तरह से मेमोरी को मैनेज करना है, कहाँ पर प्राइमरी मेमोरी है, कहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी है, कब सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया जा रहा है, तो ये सारी जो मैनेजमेंट है वो मेमोरी मैनेजमेंट में किए जाते हैं। नेक्स्ट है डिवाइस प्रबंधन। डिवाइस प्रबंधन सभी डिवाइसों पर नज़र रखता है। इसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहा जाता है। ये तय करता है कि किस प्रक्रिया को डिवाइस कब और कितनी देर के लिए मिलेगी, ठीक है। फाइल प्रबंधन। फाइल प्रबंधन संसाधनों का आवंटन और आवंटन रद्द करता है। ये सूचना, स्थान, उपयोग, स्थिति आदि का ट्रैक रखता है। सामूहिक सुविधाओं को फाइल सिस्टम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। फाइल्स का मैनेजमेंट, जो आपने रिसेंटली बनाई हैं उनका अलग से रखना। आपने कोई फोल्डर बनाया है, ठीक है, उसमें कौन सी फाइल को रखना है, कौन सी फाइल्स आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर डॉक्यूमेंट हैं, कहाँ पर डाउनलोड्स हैं, तो इन सारी फाइल्स का मैनेजमेंट करना फाइल प्रबंधन का काम है। नेक्स्ट है स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट बैकअप मुख्य मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज प्रदान करता है। ये सभी डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से संग्रहित कर सकता है। डिस्क शेड्यूलिंग, स्टोरेज आवंटन, फ्री स्पेस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट की गतिविधियाँ, तो ये सारे वर्क जो है वो स्टोरेज मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट है सुरक्षा। तो सुरक्षा पासवर्ड आदि के माध्यम से प्रोग्राम, प्रक्रियाओं और डेटा संसाधनों की अनाधिकृत पहुंच को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा लेते हैं कि कोई और यूज़र आपका फ़ोन, मोबाइल यूज़ ना कर पाए, तो इसके लिए इसी तरह से लैपटॉप में भी सिक्योरिटी होती है। इसका उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि फाइलें, मेमोरी सेगमेंट और अन्य संसाधन केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा ही संचालित किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ आपका अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप ही उसको यूज़ करें, अदर कोई पर्सन आकर उसमें छेड़खानी ना करे। ओके। जॉब अकाउंटिंग, यह विभिन्न उपयोगकर्ताओं और प्रक्रियाओं द्वारा उपयोग किए गए समय और संसाधनों को ट्रैक रखता है। नियंत्रण प्रणाली प्रदर्शन, नियंत्रण प्रणाली किसी सेवा के लिए अनुरोध और सिस्टम से होने वाले विलंब को रिकॉर्ड करती है कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट है त्रुटि का पता लगाने वाले उपकरण। त्रुटि का पता लगाने वाले उपकरण पूरे नेटवर्क में डेटा की लगातार डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। डंप, निशान, त्रुटि संदेश और अन्य डिबगिंग आदि का उत्पादन की ऐसी तकनीकी है जो अविश्वसनीय संचार चैनलों पर डिजिटल डेटा का विश्वसनीय डिलीवरी को सक्षम बनाती है, ठीक है।
जैसे आपने वर्ड में टाइपिंग की, स्पेलिंग गलत हो गई, तो जो एरर डिटेक्टिंग एरर्स उसमें होते हैं पहले से ही इंस्टॉल, वो तुरंत बता देते हैं कि ये स्पेलिंग गलत है, उसके नीचे रेड अंडरलाइन आ जाती है, उसको करेक्ट भी करने की ऑप्शंस आते हैं। ओके। अन्य सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ताओं के बीच समन्वय। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए कंपाइलर, दुभाषी असेंबलर और अन्य सॉफ्टवेयर का समन्वय और असाइनमेंट करता है। तो ये फंक्शंस जो अभी हमने डिस्कस किए हैं उनकी पीडीएफ है, पूरा आप समझ लीजिए कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग हेल्थ एंड एरर डिटेक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, जॉब अकाउंटिंग, डिवाइस का मैनेजमेंट करना, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रिटेशन, आईओ मैनेजमेंट मतलब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, जॉब शेड्यूलिंग, नेटवर्किंग। तो ये सारे जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शंस हैं, यही यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता सीधे कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता अपना पंच कार्ड जैसे कि ऑफलाइन डिवाइस पर तैयार करता है और कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंपता है। ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोगकर्ता एक साथ कई प्रोग्राम निष्पादित कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, आप गाने भी सुन रहे हैं एंड आप MS वर्ड या MS पावर पॉइंट या किसी और एप्लीकेशन पर वर्क भी कर रहे हैं, यानी आपने एक साथ में 3 काम कर लिए। तो तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग हो गई। CPU प्रोसेसिंग करता रहता है, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वे एक समय में मुख्य मेमोरी में मौजूद रहती हैं। उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ और एप्पल का मैकओएस। मल्टीटास्किंग, ये एक ही समय में कई कार्य का प्रोग्राम चलाने में सक्षम है। अधिकांश वर्तमान ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, मैकओएस मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मल्टीटास्किंग में वो होता है कि आप एक साथ कई कार्य कर रहे हैं, जो अभी हमने मल्टी प्रोसेसिंग में बता दिया था, वो एग्जाम्पल मल्टीटास्किंग का है। जैसे गाने सुन रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं एंड कोई और एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विभिन्न टर्मिनलों पर स्थित कई लोगों को एक ही समय में एक विशेष कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। CPU एक उपयोगकर्ता से दूसरे उपयोगकर्ता तक इतनी तेज़ी से स्विच करता है कि प्रत्येक उपयोगकर्ता को हर समय CPU की सेवाएं मिलती रहती हैं। तो ये जो आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम है, ये आपका एग्जाम्पल है लैन का। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी आपने एक कमरे में कंप्यूटर सेटअप किए हुए हैं जिसमें आपने 1 या 2 CPU सिर्फ लगाए हैं और 1 या 2 CPU से आपने 10 कंप्यूटर को सेट कर रखा है। जो कि आपने देखा होगा कंप्यूटर सेंटर्स चल रहे होते हैं, उनमें वो यही करते हैं कि एक CPU और उसके एक CPU से 5 कंप्यूटर जोड़ दिए। ठीक है, इसी तरह दूसरे CPU से उन्होंने 2 या 3 कंप्यूटर जोड़ दिए, तो वो एक CPU ही तीनों कंप्यूटर को टाइम शेयर करके दे रहा है और उस प्रोसेसिंग को, यानी हर यूज़र जो प्रोसेसिंग कर रहा है उसको फास्ट स्पीड में आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है। ओके, तो ये आप समझ गए कि टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होता है। वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम। वितरित सिस्टम कई वास्तविक समय एप्लीकेशन और विभिन्न उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करने के लिए कई केंद्रीय प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग कार्यों को प्रोसेसर के बीच उसी के अनुसार वितरित किया जाता है जिसके अनुसार कोई प्रत्येक कार्य को सबसे अधिक कुशलता से कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें देख लीजिए कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर्यावरण को नियंत्रित करता है, क्योंकि उनके पास एक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिनमें इनपुट को संसाधित करने और प्रतिक्रिया देने के लिए आवश्यक समय अंतराल बहुत छोटा होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर पर चलता है, मतलब सिर्फ एक सर्वर है, उससे कनेक्टेड आपके सभी कंप्यूटर्स हैं। यह सर्वर डेटा उपयोगकर्ताओं, समूहों, सुरक्षा, एप्लीकेशन और अन्य नेटवर्किंग कार्यों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक नेटवर्क में कई कंप्यूटरों के बीच साझा फाइल और प्रिंटर एक्सेस की अनुमति देता है।
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, इसे मोबाइल ओएस भी कहा जाता है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे विशेष रूप से मोबाइल उपकरणों जैसे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, पीडीए, टैबलेट, कंप्यूटर और अन्य हैंडहेल्ड डिवाइस पर चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि एप्पल iOS हो गया, विंडोज़ फ़ोन हो गया, गूगल एंड्रॉयड हो गए, जो भी आपके फ़ोन में यूज़ होते हैं उन सभी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है एकल उपयोगकर्ता ओएस, मतलब जिसको सिर्फ एक पर्सन ही यूज़ करता है। अधिकांश छोटे माइक्रो कंप्यूटर आधारित सिस्टम में एकल उपयोगकर्ता ओएस होता है, जो एकल उपयोगकर्ता को मशीन में इंटरैक्टिव मोड में संचालित करने की अनुमति देता है। यह एकल एक उपयोगकर्ता प्रोग्राम को सिस्टम में उपयोग करने की अनुमति देता है, जैसे कि MS DOS में अभी हमने बताया था कि कमांड्स देनी होती हैं, तो एक पर्सन जो कमांड देगा वही वो एग्जीक्यूट करेगा। PC DOS एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बहु उपयोगकर्ता ओएस क्या होते हैं? यह बहु उपयोगकर्ता ओएस 2 या 2 से अधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है। ठीक है, बहु उपयोगकर्ता ओएस इन उपयोगकर्ताओं के बीच कंप्यूटर संसाधनों को साझा करते हैं। प्रत्येक प्रोसेसर का समय एक छोटा सा हिस्सा मिलता है। इस अवधारणा को टाइम शेयरिंग के रूप में जाना जाता है। बहु उपयोगकर्ता ओएस के उदाहरण है यूनिक्स, लाइनक्स। ठीक है, तो ये समझ के होंगे। मल्टी यूज़र में मतलब 1-2 लोग व्यक्ति जो होते हैं वो कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको देख लेते हैं कि बूटिंग के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बूटिंग क्या होती है? ये प्री इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम में। जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो इसकी प्रोसेसिंग होती है, और जब आप ऑफ़ करते हैं तब भी इसकी प्रोसेसिंग होती है। कोल्ड बूट क्या होता है? कोल्ड बूट कंप्यूटर को ऑफ स्थिति में चालू करना कोल्ड बूट कहलाता है। ठीक है। वार्म बूट क्या होता है? एक कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह से शक्तिहीन स्थिति में शुरू या रीसेट होता है, इसे वार्म बूटिंग कहते हैं। मतलब आपने स्लीप मोड में उसको डाल दिया, फिर आपने उसको दोबारा से रीसेट किया, ठीक है, शुरू किया, तो वो वार्म बूट में हो गया। फर्मवेयर क्या हो गया? फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हार्डवेयर डिवाइस पर लिखा जाता है। ये हार्डवेयर को अद्यतन करने की अनुमति देता है। ठीक है, अपडेट करने की, अद्यतन मतलब यहाँ पे अपडेट करने की अनुमति देता है। जब कोई हार्डवेयर डिवाइस बंद हो जाता है तो उसका बाहरी पावर स्रोत खो जाता है, तो सामग्री सहेजी जाती है। ठीक है, मान लीजिए लाइट चली गई तो उसका जो डेटा है उसको भी आप स्टोर कर सकते हैं। मिडलवेयर क्या होता है? मिडलवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच स्थित होती है। ये विपरीत अनुप्रयोगों के लिए संचार और डेटा प्रबंधन को सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सभी को यहाँ पर लिया गया है। ये पार्ट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको देख लीजिए कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। एंड हार्डवेयर और क्या रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको भी समझ लीजिए कि हार्डवेयर होता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर यूज़र, और ये क्या क्या वर्क करते हैं उनको भी देख लीजिए। एप्लीकेशन, IO मैनेजमेंट यानी कि इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी मैनेजमेंट, CPU मैनेजमेंट एंड हार्डवेयर को भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो क्लास कैसी लगी? आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सजेशन ज़रूर दीजिएगा, जो भी आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हो। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करिए, जिससे भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी जानते हैं कि जो ICT की क्लासेस हैं वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ हॉस्टल वार्डन के लिए। तो जिसने भी एकलव्य शिक्षक भर्ती का फॉर्म फिल किया है उन सभी के साथ में चैनल को शेयर करिए। एंड वीडियोस ज़रूर देखिए। वीडियोस जब आप देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी टॉपिक्स को लेकर, और बाद में जब आप PDF पढ़ेंगे तो आपको तुरंत वहीं पर याद हो जाएगा। बाद में दोबारा ज़्यादा समझने की, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो देखिए, उसके बाद PDF पढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।